Hello everyone. Today we are back in the part 2 of the history. So in part 2 of the lesson 1 chapter, we are going to study about the making of nationalism in Europe. स्टार्ट करने से पहले नेशनलिज्म क्या है उसे समझ लेते हैं. नेशनलिज्म मतलब क्या है? राष्ट्रवाद हिंदी में. मिड 18th सेंचुरी उस टाइम में यूरोप में वैसे कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे. ठीक है, जो अभी हम मानते हैं नेशन स्टेट्स, वैसे नेशन स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम पे. देखो जैसे कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स है, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, ऐसे बहुत सारे जो स्टेट्स देखते हैं उस टाइम में वैसे नहीं थे. नेशन स्टेट्स दे वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स लाइक डचीज, कैंटोन्स. ओके, मतलब देखो रूलर के हिसाब से अशोका का किंगडम था, गजपति रूलर उनकी किंगडम, तो अलग अलग रूलर के हिसाब से रूलर के नाम पे किंग. इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप दे आर मोस्टली अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, ऑटोक्रेटिक रूल के अंडर था. तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता था? देयर आर वेरियस डाइवर्स, मतलब अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलते थे. जैसे अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में देखो मराठी, तमिल, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, हिंदी, तो अलग अलग टाइप. राष्ट्रवाद मतलब कैसे आएगा? तो देखो क्योंकि लोगों में कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी या फिर कॉमन कल्चर नहीं था. सारे डिफरेंट कल्चर थे, सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स को बिलोंग करते थे. सो उस टाइम पे हाब्सबर्ग एम्पायर था और रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी. मतलब देखो वहाँ पे बहुत सारे रीजन्स का पेचवर्क, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स, अलग अलग जाति या फिर बोल सकते अलग अलग एथनिक ग्रुप्स एक ही जगह पे एक ही किंगडम के अंडर रहते थे. इट इंक्लूड देखो अल्पाइन रीजन्स, द ट्रायल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, where the aristocracy was predominantly German speaking people वहाँ पे रहते थे. एरिस्टोक्रेट में और कौन लोग रहते हैं? इटालियन स्पीकिंग रहते थे, जो लोम्बार्डी, वेनेशिया, ऐसे एरियाज में. In Hungary, half of the population spoke Magyar, and other half of the spoke variety of dialects. देखो इसका मतलब यह है कि अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही जगह पे रहते थे. सारे लोग एक ही बाउंड्री में रहते, मतलब मान लो एक ही किंगडम के अंडर ही रहते थे. पीजेंट पीपल्स, बोहेमियंस, स्लोवाकर्स टू द नॉर्थ, स्लोवेनियस, कैनियोला, क्रोएटिस टू साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया. ये जो अलग अलग डाइवर्सिकल ग्रुप्स जो थे, कॉमन आइडेंटिटी सेंस नहीं था. सो देयर वाज नो सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. लेकिन एक साथ जुड़े क्यों हुए? बिकॉज देयर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर. सारे एम्परर को कॉमन एलिगेंस मानते हैं उसे एम्परर, इसलिए एक ही किंगडम के अंदर एक साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन इन लोगों में आपस में कोई कल्चरल आइडेंटिटी या फिर कॉमन चीज शेयर नहीं करते, जिसी वजह से इन लोगों में यूनिटी आए. इस बार देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. तो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो किंग के एसोसिएट, जो नोबल फैमिलीज थी. जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो बहुत ही बड़े डोमिनेंट, मतलब उस टाइम में वो डोमिनेंट क्लास थे. बिकॉज मतलब सोसाइटी में सबसे रईस लोग वही होते थे. ओके, देखो एरिस्टोक्रेट पीपल जो होते थे उन सब में आपस में एक कॉमन लाइफस्टाइल रहती थी, रईजों वाली जिंदगी. लोग बहुत ज़्यादा टाउन्स, प्रॉपर्टीज ओन करते थे. यूजुअली फ्रेंच लैंग्वेज से बात करते थे ताकि वो अपने हाई सोसाइटी जो पार्टीज होती हैं उनमें अपनी जान पहचान या फिर डिप्लोमेसी बनाए रखें. और आपस में रिलेशन कैसे बिल्ड करते थे? यूजुअली कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज. आपस में मतलब नोबल फैमिलीज अपने हैसियत के हिसाब से नोबल फैमिलीज के साथ ही, बिकॉज देयर मैरिज वाज नॉट ए मैरिज, इट वाज ए टाइप ऑफ टाई, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो देखो ये जो फैमिलीज थी, नोबल फैमिलीज या फिर एरिस्टोक्रेट्स बोल सकते हैं, ये दे आर ए स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. बहुत ही कम लोग थे. जो कम लोग थे ज़्यादातर लैंड ये लोग ओन करते थे. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while the eastern Central Europe pattern, the land holding was characterized by the serif. जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था वो था क्या? पीजेंट्स, मतलब जो फार्मर्स. वेस्ट साइड में लैंड कौन ओन करते थे? टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. एंड ईस्टर्न साइड में सेंट्रल यूरोप, इन सब एरियाज में ये जो सेरिफ
सर्फ ये लोग ओन करते थे। सर्फ जो दिया है इसका मीनिंग क्या है, सीदास या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन कर दिया है हु वर द एरिस्टोक्रेट्स, तो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। दे वर वेल्दी पीपल ऑफ द सोसाइटी, they owned estates and townhouses, they are socially and politically powerful people, families connected by marriage ties, they spoke French language। यूजुअली ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। टॉपिक में दिया है जैसे कि न्यू मिडिल क्लास, तो अभी हाउ द न्यू मिडिल क्लास फॉर्म इसके बारे में देखा। अभी हमने दो कैटेगरीज देखा कि एक है हायर क्लास और जो एरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज थी, दूसरे थे जो गरीब थे यूजुअली पूरे पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनके पास ना अपनी ज़मीन है लेकिन ये मेजोरिटी है, लेकिन नॉट पावरफुल पीपल, दे आर पुअर पीपल। मिडिल क्लास का एमर्जेंस कैसे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया क्लास पैदा होने लगा, कॉमर्शियल क्लास। उस एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फिर फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी occurred during the 19th century। So इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से एक न्यू सोशल ग्रुप एग्जिस्टेंस में आने लगा, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास पॉपुलेशन। यूजुअली मिडिल क्लास के अंदर कौन लोग रहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सब लोग रहते थे। मिडिल क्लास मतलब क्या है, ये ना ही बहुत ही गरीब थे या फिर ना ही बहुत ही अमीर थे। इन मिडिल क्लास लोग दे आर एजुकेटेड बिकॉज दे हैव सम वेल्थ बट नॉट एज लाइक द नोबल एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। देखो ये जो मिडिल क्लास थे ये थोड़े पढ़े लिखे हो गए थे। द आइडियाज ऑफ यूनिटी ये इनके दिमाग में आया, कैसे यूनिटी लाए लोगों में, एंड हाउ टू एबोलिश द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जैसे कि नोबल्स को बर्थ प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो ये सब कैसे ख़त्म करें, ये सोच आ गई थी मिडिल क्लास में। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द 19th सेंचुरी। तो लिबरलिज्म क्या है पहले समझ लेते हैं, लिबरलिज्म का आइडिया क्या है। द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, लिबर का मतलब क्या है, फ्री। मिडिल क्लास जो लोग थे ये क्या चाहते थे, दे स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेप्ट, लोगों के कंसेप्ट से गवर्नमेंट बनना चाहिए, जैसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखा था। लिबरलिज्म का आइडिया क्या था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ख़त्म करना, क्लर्जिकल प्रिविलेजेस जो मिलते हैं अलग अलग ग्रुप को, नोबल फैमिलीज को, इसे भी ख़त्म करना, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखें। लेकिन ये जो लोग थे ये चाहते ये सब थे, लेकिन इक्वलिटी बिफोर द लॉ सिर्फ ये लॉ के लिए था। ये क्या नहीं चाहते थे, वोटिंग राइट्स, सबके लिए वोटिंग राइट्स ये नहीं चाहते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये कम्प्लीटली नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर राइट टू वोट इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते थे। जैसे कि फ्रांस में हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी में, ये चाहते थे राइट टू वोट बट ओनली फॉर टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड। जो देखो किसके लिए ये था, एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन, जिन लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोटिंग राइट्स मिले, और जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन जो रहते थे उनका कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। सिर्फ देखो जब हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, जैकोबिन जब रूल कर रहे थे उस टाइम में ही ये लोग एडल्ट मेल्स जो सारे एंजॉय कर रहे थे सफरेज। इसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आ गया, वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज, वुमेन्स की जो स्टेटस था उसे क्या कर दिया गया, माइनर, दे आर सिर्फ फादर एंड हस्बैंड्स की अथॉरिटी रहने लगी थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। सो द वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ये लोग क्या करने लगे, अपोज करने लगे, डिमांड करने लगे फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो ये लोग क्या करने लगे, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट करने लगे फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स
and the evolution of the state imposed restrictions of the movement of goods and capital. ये इकोनॉमिक्स कैटेगरी में लिख देंगे हम लोग. So during the 19th century there was strong demand of emerging class. जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं गुड्स एंड कैपिटल के ऊपर, उसे हटा दिया जाए. क्या हो रहा था समझते हैं इसे. जर्मनी जो बना था वहाँ पे 39 छोटे छोटे स्टेट्स थे. ईच पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी. तो हर एक स्टेट का अलग करेंसी है, अलग वेट एंड मेजर्स हैं. तो मान लो एक इंसान जा रहा है हाम्सबर्ग टू न्यूरम्बर्ग, वो उतने जो ट्रैवल करेगा गुड्स ने 11 कस्टम बैरियर्स आते हैं उसके बीच में. मतलब देखो यहाँ से मान लो कि गांव है, ठीक है, तुम एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से वहाँ पे जाओ तो उसकी करेंसी अलग है, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करो, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करो, फिर वहाँ बिजनेस हो गया, फिर नेक्स्ट गांव जाओ वहाँ पे फिर से करेंसी चेंज करो, फिर से कस्टम ड्यूटी पे करो. और कस्टम ड्यूटी कितना होता था 5% एट ईच वन ऑफ दैम. और एक चीज़ भी था प्रॉब्लम कि वेट एंड मेजरमेंट में क्या होता था, बहुत ही डिफरेंस हो. एग्जांपल दिया है. तो इस सब की वजह से क्या ये जो टाइम कंज्यूमिंग होता था कैलकुलेशन के लिए. जैसे मान लो क्लॉथ जैसे हम मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं या फिर फिट में मेज़र करते हैं. तो वहाँ पे क्या था इली. ठीक है, देखो इली लेंथ का एक मेजरमेंट है जो कि वहाँ पे यूज़ करते थे. तो एन इली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट एक मीटर था या फिर एक फिट था. तो कितना cm आता था 54.7. सेम एक इली कितना आता था लेंथ 55, न्यूरम्बर्ग में 65, फ्राइबर्ग में 53. तो देखो अलग अलग है. तो जहाँ पे ज़्यादा मिलता है वहाँ से ख़रीदो, जहाँ पे कम में बेचा जाता है वहाँ पे लेके बेच दो, बिजनेस हो जाएगा. तो देखो ये सारे प्रॉब्लम्स है उस टाइम में. जैसे कि सबका कोई यूनिट नहीं था, क्या है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, सबके लिए सेम नहीं था. अलग अलग जगह जाओ तो अलग अलग मेजरमेंट्स में चीज़ें मिलती थी. एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स कैरी करे हो फॉर मर्चेंट्स दे हैव टू पे टैक्सेस एट एवरी पॉइंट. सो ये सब जो ऑब्स्टेकल्स आते थे इकोनॉमिक एक्सचेंज में, तो इससे जो नए कमर्शियल क्लास था ये बढ़ नहीं पा रहा था. तो इनके आर्ग्यूमेंट की वजह से क्या हुआ, 1834 में बना एक कस्टम यूनियन और उसका नाम दिया गया ज़ोल्वेरिन. इट वाज ए इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया. मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स भी साथ मिले हुए थे. तो ज़ोल्वेरिन ने क्या किया, देखो ये शॉर्ट नोट में पूछेगा, शॉर्ट नोट या फिर 2 मार्क्स में पूछता है. द यूनियन ज़ोल्वेरिन ने क्या किया, जो टैरिफ बैरियर्स थे इन सबको हटा दिया और जो अलग अलग करेंसीज थे अराउंड 30 से ज़्यादा ही थे, तो उन सबको हटा दिया और क्या कर दिया, सिर्फ 2 करेंसीज. क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, जिससे कि क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी या फिर गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा स्ट्रेंथन हो जाएगा. सो ज़ोल्वेरिन अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो ये तीनों चीज़ें मेंशन करना. पहला तो 1834 में ये कस्टम यूनियन बना, प्रूशिया एंड द डिफरेंट जर्मन स्टेट, ये हो गया. क्या काम किया है, तो टैरिफ बैरियर ये मेंशन करना एंड नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस किया, देन रेलवे नेटवर्क. ये 3 पॉइंट्स. ओके ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. आफ्टर 1815 क्या हुआ, देखो 1815 में तो नेपोलियन रूल कर रहा था. नेपोलियन को हराने के लिए, देखो नेपोलियन बहुत ही पावरफुल था उस टाइम में. नेपोलियन को हराने के लिए 4 कंट्रीज साथ में, यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया. तो ऐसे याद रख सकते हो PARB. सब ने साथ मिलकर हराया नेपोलियन को. किस बैटल में हराया था, बैटल ऑफ वाटरलू. तो हराने के बाद क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म किसे कहते हैं, मतलब जो लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशनल या फिर ट्रेडिशनल कस्टम्स मतलब जैसे फॉलो हो रहा था वैसा ही हो, इससे मोनार्की वापस आ जाए,
चर्च सोशल एरिया की जैसे चल रही थी, फैमिलीज़ को जैसे प्रेफरेंस मिल रहे थे वैसा हो। मतलब ये क्या नहीं चाहते, ये चेंज नहीं चाहते, चाहते तो है लेकिन ये बहुत ही स्लोली चेंज हो, ना कि अचानक से चेंज हो। मतलब प्री रिवोल्यूशनरी डेज को वापस लाना चाहते हैं, जैसे कि नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए, मॉडर्नाइज किए। क्या चाहते हैं कि वापस क्या करें, ये सब को ख़त्म करें और जैसे चल रहा था फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम, ये सब को रिटर्न लाए। ये इनका मोटिव था, रिस्टोर करे पावर, सोशल हायरार्की, रीएस्टेब्लिश ऑटोक्रेसी एंड अडॉप्ट सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, जैसे कि राजा के खिलाफ कुछ आप लिख नहीं सकते, या आप कुछ लिखते हैं राजा के खिलाफ तो यू विल बी पनिश्ड। सो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हराने के बाद साथ में ये सब लोग साथ में मीट करने लगे, कहाँ पे, वियना। सेटलमेंट, जीत तो गए, साथ मिलकर मारा इसे। अब जीतने के बाद हिस्सा डिवाइड करेंगे। ओके, सो द कांग्रेस मीटिंग वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इसे अच्छे से याद रख लो, ड्यूक मेटरनिच लास्ट ईयर भी था। तो यहाँ पे मीटिंग चलेगी, तो मीटिंग में क्या होगा, हिस्सा डिवाइड होगा। ऊपर क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में क्या क्या हुआ था। देखो पहली चीज़ इन्होंने क्या किया, नेपोलियन वार के बाद डायनेस्टी जो कि ख़त्म हो गया था, इट वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस में जो ख़त्म हो गया था बर्बन डायनेस्टी, उसे फिर से क्या किया गया, रिस्टोर किया गया, मोनार्कियल रूल। एंड फ्रांस के चारों तरफ, नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्रीज लगाया गया कि इन फ्यूचर फ्रांस एक्सपांड ना कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या किया, नेदरलैंड, बेल्जियम, Genoa were added to Piedmont in the south. Prussia was given new territories in the western frontier of Austria and control of the northern part of Italy. जर्मन, देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जर्मन के जो स्टेट्स थे 39 स्टेट्स जो मिले हुए थे नेपोलियन के टाइम में, उसे कोई छेड़खानी नहीं की, वो वैसा का वैसा ही रख दिया। रसिया को पोलैंड का एक पार्ट मिला, वाइल प्रूसिया को सैक्सोनी का एक पार्ट मिला। तो इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, मोनार्की इसको रिस्टोर किया एंड नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए थे उसे ख़त्म कर दिया एंड रिस्टोर न्यू कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव रूल फिर से शुरू हो गया 1815 में, ऑटोक्रेटिक। तो ये लोगों ने क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं किया। अगर कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है या फिर इनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन करता है तो ये उसे गायब कर देते, ख़त्म कर देते। ओके, सो दे इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट इज सेड इन द न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, जो भी मतलब क्या होगा, प्रिंट होगा, जो भी लोग जानेंगे देखेंगे, सब इनके हिसाब से ही होगा। ये जो चाहेंगे वही लोग पढ़ेंगे। ये जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ये कहीं पे भी आना नहीं चाहिए। देखो ये पिक्चर क्या है, क्लब ऑफ थिंकर्स। देखो यहाँ पे और एक चीज़ देखो, क्या पहने हुए हैं, मास्क। क्या समझ में आता है, यहाँ पे ये पिक्चर सिंबलाइज कर रहा है हाउ दे आर सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ द लिबरलिज्म। कुछ नहीं बोल, अगर एग्जाम में पूछता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, द सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन अंडर द कंजर्वेटिव रूल। ठीक है, ये डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी, कोई भी सॉन्ग, बुक्स, प्लेस या फिर न्यूज़पेपर में आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम के ऊपर कुछ भी नहीं लिखेगा। फिर भी इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लिबरल्स नेशनलिस्ट थे जिन्हें कि ये जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था ये पसंद नहीं था। जैसे कि ये लोग कुछ आइडियाज़ को, मतलब देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस चला गया, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो क्या शुरू हुआ, जो रिवोल्यूशनरीज थे इन्होंने क्या किया,
उसके बाद जैसे दब के कितने दिन रहेंगे, ये सब क्या किए, रिप्रेशन की वजह से अंडरग्राउंड हो गए और ये लोग क्या करने लगे, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगे। मतलब देखो, इन जो कॉमन आइडिया शेयर करते हैं, जो लोग लिबरल या फिर फ्रीडम ये सब आइडिया शेयर करते हैं, वो लोग साथ मिलके एक क्लब की तरह, सीक्रेट क्लब की तरह बनाने लगे। तो ये जो रिवोल्यूशनरीज थे ये अपोज करते थे मोनार्कियल आइडियाज़ को, या फिर मोनार्की जो रिस्टोर हुआ, ऑटोक्रेसी रूल, दे वांट टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। These revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle of freedom. तो वहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी आते हैं, इन सब में एक रिवोल्यूशनरी थे, इनके बारे में शॉर्ट नोट पूछता है तो अच्छे से सुन लो। इनमें से एक रिवोल्यूशनरी थे Giuseppe Mazzini, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, पैदा हुए थे जियोना में 1805 में। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की, ये 1 मार्क पूछता है, सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कार्बोनारी। उसके बाद इन्हें जेल जाना पड़ा, एग्जाइल देश निकाला 1831 में, क्योंकि ये रिवोल्यूशन अटेम्प्ट कर रहे थे लिग्यूरिया पे। तो उसके बाद फिर से क्या हुआ, इन्होंने खुद 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, एक था यंग इटली इन मर्सिलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। मतलब देखो, इसके अंदर जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे, जो ये आइडियाज़ को सपोर्ट करते होंगे, वही लोग रहते थे। पीपल फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स। तो मार्जिनी का बिलीव करना क्या था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये एक टाइम में एक खतरनाक इंसान बन गए थे, मतलब इनसे लोग डरते थे। देखो, इसलिए देखो क्या लिखा है, मेटरनिच ने क्या डिस्क्राइब किया है इसे, ड्यूक मेटरनिच ने, एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसे, गिउसेप्पे मैज़िनी। तो ये काम थे जैसे कि यंग इटली जो इन्होंने फॉर्म किया था, दिस बिकेम द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इटालियन लिबर्टी। फॉलोइंग हिज मॉडल देयर वर सेटअप इन सीक्रेट सोसाइटीज़ बने जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। अलग अलग कंट्रीज़ को इनके इन आइडियाज़ की वजह से फ्रीडम मिला। We'll continue in the next part, the age of revolutions, 1830 to 1848. Thank you.